ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हमारी क्या थी, सिंपल सी डेफिनेशन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम किसी भी हाफ सेल का मालूम कर सकते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारा है ये यूजुअली इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि अगर इसकी हम कंपोजिशन को देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ पर एक तो इन्वॉल्वमेंट है हाइड्रोजन गैस की, एंड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमें हर दफा कितना रखना है, दैट शुड बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें इसको रखना है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, हम हाइड्रोजन गैस को बबल अप करा रहे होते हैं, हम हाइड्रोजन गैस को अब हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल करना या उसको यूज करना थोड़ा सा लेबोरेटरी बेसिस के ऊपर इतना फिजिबल नहीं होता, तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं करते पोटेंशियोमेट्री के अंदर, हम डिफरेंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब बहुत कॉमनली जो 3 तरह के इलेक्ट्रोड हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं पोटेंशियोमेट्री के अंदर, नंबर 1 इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन यहाँ पे डायग्राम है, कंपोजिशन मैं बताती जाती हूँ, आप लोग नोट करते जाएं खुद ही। ठीक है, बाकी जो बेसिक चीजें नर्स इक्वेशन, हाफ सेल की सेल नोटेशन और एक रिडक्शन पोटेंशियल वो यहाँ पे मौजूद है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का आपको पता है कि ये आर्बिट्रेरी जीरो है, दैट इज कि हमने खुद कंसीडर किया है कि ये हमारे पास जीरो होगा, और इसकी सेल नोटेशन यहाँ पे मौजूद है। सेल नोटेशन बेसिकली क्या होती है कि जो हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस डायग्राम can be represented in a single line, that single line is called the cell notation। ठीक है, अच्छा अब इस सेल नोटेशन को कैसे, इसकी कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर प्लाटिनियम बार इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा होता है, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और ये जो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है दैट इज द प्लाटिनाइज्ड प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड, इसको प्लाटिनियम ब्लैक भी कहते हैं। प्लाटिनियम ब्लैक कैसे बनता है, प्लाटिनियम अगर इलेक्ट्रोड को हम देखें तो हमारे पास इसकी बड़ी शाइनी सरफेस होती है, लेकिन हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लाटिनियम को दोबारा से डिपॉजिट करवाते हैं, तो अब इसकी सरफेस जो है वो बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, रफ दैट इज के वो शाइनी नहीं रहती बल्कि वो ब्लैकिश सी सरफेस हमारे पास जनरेट होती है। अब इस ब्लैकिश सरफेस का फायदा क्या है, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्लैटिनियम को अलग से डिपॉजिट करवाया है, तो इसका जो सरफेस एरिया है एज कम्पेयर टू नॉर्मल शाइनी सरफेस, इसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितना भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर होते हैं, और जो पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रोड सरफेस के हम एक और इलेक्ट्रोड सरफेस और सॉल्वेंट के इंटरफेशियल रीजन की वजह से जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड सरफेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इलेक्ट्रोड सरफेस का सरफेस एरिया अगर बढ़ गया तो इन इलेक्ट्रोड का आयंस के साथ कांटेक्ट हमारा पास क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। तो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड कौन सा, प्लैटिनियम ब्लैक, या फिर हम कह सकते हैं प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फिर इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को बबल करवा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास हो रहा होता है, 1 बार हमारा हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, और यहाँ पे हमारे पास HCl का सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो या एक्टिविटी जो है वो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो हाइड्रोजन आयंस हैं हमारे पास, यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, बबल किया करवाया जा रहा है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर इंटरफेशियल रीजन जनरेट हो रहा है। अच्छा, एक फेज बाउंड्री हमारे पास होती है। फेज बाउंड्री क्या होती है, अगर एक सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस आपस में कनेक्टेड है तो उनके दरमियान में एक जो इंटरफेशियल बाउंड्री है उसको यहाँ पे सेल नोटेशन के अंदर एक लाइन से डिनोट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, फिर फेज बाउंड्री, ये सॉलिड है ये गैस है। ठीक है, तो ये फेज बाउंड्री आई, इसके बाद हमारे पास गैस का प्रेशर गिवन है 1 बार। ठीक है, अब गैस और सॉल्यूशन, ये सॉलिड, सॉरी ये गैस और ये लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक इंटरफेशियल बाउंड्री आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आयंस जिनकी एक्टिविटी इक्वल टू 1 है। रिएक्शन क्या हो रहा है,
यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस क्या हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि हमारा अदर हाफ क्या है, ठीक है। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वहां पर क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रही होती है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रही होती है। लेकिन ये कन्वर्जन बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट के लिए होती है, दैट इज क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगी तो सिस्टम में से करंट फ्लो होगा। यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री में करंट क्योंकि फ्लो नहीं होता, नहीं होना चाहिए पोटेंशियोमेट्री के अंदर, तो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट के लिए अगर हम कहें कि इसके मुकाबले में उसकी रिडक्शन होनी चाहिए तो दूसरे हाफ सेल की, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव आता है। अगर हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होना शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा था, क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनवर्स रिएक्शन हो रहा है। इस जगह पे ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ एनोड एक्ट कर रहा है और ये एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड होता तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या आता है, एज अ नेगेटिव के साइन के साथ आता। क्यों, क्योंकि फिर ये कैथोड होता और ये एनोड होता, दैट इज हाइड्रोजन आयन वाला कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता और ये एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा होता। कब, जब हम बात कर रहे होते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की, ठीक है। अच्छा, सेकंड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। हर टेम्परेचर के ऊपर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हर टेम्परेचर के ऊपर क्या है, वो जीरो है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, लेकिन हाँ एक्टिविटी डिपेंडेंट होगा। अगर एक्टिविटी हमारी चेंज हो जाएगी हाइड्रोजन आयन की या प्रेशर चेंज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी जीरो नहीं रहेगा बल्कि कुछ और हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। सेकेंड जो इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की वजह से इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है, तो हमारा जो दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का हमारे पास बेनिफिट क्या है, या सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी पहले कंपोजिशन कंसीडर करते हैं, फिर इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक। अच्छा, इसी कंपोजिशन में हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें नोन है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन हमें नोन है, नोन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट इसका पोटेंशियल हमारे पास नोन होगा, तो इसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के अलावा ये वाला जो है हमारे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं इनको। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल सिल्वर वायर होता है। सिल्वर वायर के ऊपर हमारे पास सॉलिड सिल्वर क्लोराइड जो है उसके ऊपर उसका क्या होता है, पेस्ट हुआ हुआ होता है। सिल्वर वायर है, सिल्वर वायर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड पेस्ट हुआ हुआ है एंड हमारे सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड एंड KCl का सॉल्यूशन होता है। बोले बेटा कुछ क्या है, कुछ पूछना है। कंपोजिशन सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर सिल्वर क्लोराइड पेस्ट हुआ हुआ है, उसके सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो उसमें KCl और सिल्वर क्लोराइड मौजूद है, और सिल्वर क्लोराइड जो और KCl का जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड मीन्स कि वहाँ पे जितना मोस्ट सॉल्युबल हो सकता है वो सारा का सारा सॉल्युबल है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए फिर यहाँ पे क्या है, सॉलिड KCl और सिल्वर क्लोराइड जो है हमारे इस पोजीशन के ऊपर हमारे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है सॉलिड सरफेस। जैसे अगर हमारी कुछ हम कंपोजिशन चेंज होती है तो वो सॉलिड वापस से डिसॉल्व हो सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यही मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, साथ में यहाँ पे एक क्या है, पोरस प्लग इस्तेमाल किया जा रहा होता है, दैट एक्ट एज अ सॉलिड बेस।
कि अगर हमने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया तो ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं हो जाएगा, मिक्स नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे सॉल्ट बेस क्या कर रहा है, इस कंपोजिशन को जो हमारे सेल के अंदर मौजूद है, हाफ सेल के अंदर मौजूद है, उसको इसी के अंदर इंटैक्ट रखता है। ठीक है, नॉर्मली प्लास्टिक वाइल्स या प्लास्टिक ट्यूब होती है हमारे पास, प्लास्टिक की या इनर्ट ट्यूब होती है हमारे पास, इसके अंदर ये सिल्वर वायर एंड सिल्वर क्लोराइड की सोल्यूशन मौजूद होता है, एंड दे आर अवेलेबल इन द कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, आप इसको मार्केट से भी डायरेक्टली परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर क्लोराइड सॉलिड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिल्वर मेटल के अंदर एंड क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.222 वोल्ट। ठीक है, ये कब होगा 0.222 वोल्ट, जब हमारे पास यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड की एक्टिविटी जो है वो इक्वल हो 1 की। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन इस्तेमाल करें, दैट इज KCl, अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन के तौर पे मौजूद हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका पोटेंशियल हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 0.197। नॉर्मली हम सिल्वर क्लोराइड का यही वाला कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एक्टिविटी क्लोराइड की क्या हो, इक्वल टू 1। इसका सेल नोटेशन कैसे लिख सकते हैं, सिल्वर वायर है, इन कॉन्टैक्ट है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड, KCl सॉलिड, एंड फिर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सॉल्ट ब्रिज आ गया। ठीक है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। बेनिफिट्स क्या है, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का बेनिफिट क्या है कि स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है, टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन की बात नहीं कर रहे, तो स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, हम इसको हाई टेम्परेचर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हमें किसी ऐसी कंडीशन के अंदर किसी ऐसे सैंपल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पे प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है सिल्वर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है प्रोटीन्स के साथ, तो अगर प्रोटीन इन्वायरमेंट के अंदर हम देखें और प्रोटीन जो है हमारे सॉल्ट बेस को डिफ्यूज करके अंदर चले जाएं या हमारी सरफेस के ऊपर, सॉल्ट बेस की सरफेस के ऊपर प्रोटीन एंड सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बन जाए और वो डिपॉजिट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमारी सरफेस दोनों तरह की सेम नहीं रहती तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारा हाई डेवलप होगा और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इतना सही नहीं आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोड हमारा जो है वो डैमेज हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन्वायरमेंट। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड को हम प्रोटीन इन्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम इसको हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि इसमें एक्टिविटी सिल्वर आयन की, सॉरी, एक्टिविटी क्लोराइड आयन की कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, अगर ये हमने इसको इस तरीके हम इस सॉल्यूशन के अंदर एवापोरेशन हो जाती है, दैट इज हमने सॉल्यूशन इसके अंदर फिल रखा हुआ है, ठीक है, अब क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से या किसी और वजह से हमारी सॉल्यूशन जो है कुछ एवापोरेट हो जाता है, तो एवापोरेशन के अंदर तो सिर्फ वाटर एवापोरेट होगा। अगर वाटर एवापोरेट हो गया तो हमारी कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो जाएगी, क्लोराइड आयन की चेंज हो जाएगी। एक सिंपल सोल्यूशन है आपका 1 मोलर सोल्यूशन या 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो 1 लीटर का सोल्यूशन है। अब एवापोरेशन की वजह से क्या हो गया, लेट सपोज वो 9.9 लीटर रह गया, तो अब क्या हुआ, वॉल्यूम हमारा कम हो गया और सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस थे वो सेम रह गए, तो उस ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी वॉल्यूम चेंज होने की वजह से। तो अगर इसमें एवापोरेशन को हम चाहते हैं कि इसमें एवापोरेशन ना हो हमारे सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर एवापोरेशन हो जाएगी तो क्या होगा, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने से इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारा नॉन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके दो ड्रॉबैक हैं कि एवापोरेशन की वजह से इसमें एरर आ सकता है, सेकंड इसके अंदर प्रोटीन इन्वायरमेंट में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेनिफिट क्या है कि हम हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये भी एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है, कैलोमल बेसिकली बेस कर रहा होता है मरकरी के ऊपर, कैलोमल बेस कर रहा होता है मरकरी के ऊपर।
इसमें क्या है, हमारे पास मरकरी मौजूद होता है, लिक्विड मरकरी, एंड मरकरी के साथ भी जिस तरीके से सिल्वर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड पे हमारा डिपॉजिट था, यहाँ पे मरकरी के साथ मर्क्यूरस क्लोराइड मौजूद होता है, एंड मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड का जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अ कैलोमल। ठीक है, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड का हमारे पास सोल्यूशन है एक प्लास्टिक ट्यूब के अंदर या नॉर्मल ट्यूब के अंदर, हमारे पास ग्लास ट्यूब के अंदर ये फिल्ड होता है लिक्विड, क्योंकि मरकरी लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी वायर के साथ, सॉलिड वायर के साथ, प्लैटिनम वायर जो हमारा मरकरी इलेक्ट्रोड के अंदर डिप्ट है, एंड मरकरी के साथ मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है, साथ में हमारे पास KCl भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो सेम कंपोजिशन है सिल्वर की, लेकिन क्योंकि मरकरी बस लिक्विड स्टेट के अंदर है और बाकी मरकरी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बाकी कंडीशन हमारी सेम है। ठीक है, अच्छा, मरकरी क्लोराइड को हम हमेशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड को सैचुरेटेड स्टेट के अंदर, जबकि सिल्वर को हम स्टेट एक्टिविटी इक्वल टू क्लोराइड की एक्टिविटी इक्वल टू 1 थी, वहां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका ड्रॉबैक था सिल्वर सिल्वर क्लोराइड था, वो इसका यहाँ पे बेनिफिट होता है, दैट इज कि अगर यहाँ पे कोई एवापोरेशन हो जाती है, तो क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होती है, उसकी जो लिमिट है हमारे किसी भी सॉलिड मटेरियल की, सॉलिड आयनिक सॉल्यूशन की या किसी भी सॉल्यूशन की, जो मैक्सिमम अमाउंट हमारा डिसॉल्व हो सकता है वो सैचुरेटेड स्टेट कहलाती है। तो सैचुरेशन जो है वो डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम के ऊपर, अगर हमारी कुछ एवापोरेशन हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम को वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती एवापोरेशन की वजह से सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर। तो अगर यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो एवापोरेट भी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्लोराइड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्लोराइड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अबव 60 डिग्री, 60 डिग्री से बेसिकली 60 to 80 डिग्री जो है हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमारा ड्यूरिंग द एनालिसिस टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो टेम्परेचर चेंज होने से हमारा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि KSP दैट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बेंड कर होता है KSP के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर ड्यूरिंग द एनालिसिस हमारा चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर की वजह से हमारी KSP चेंज हो जाएगी, एंड KSP चेंज होने की वजह से क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बेस कर रही है, डिपेंड कर रही है KSP के ऊपर, एंड KSP डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। तो अंडर द वेरिएशन इन टेम्परेचर हम इस इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस इलेक्ट्रोड को हम प्रोटीन एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और अगर तब यहाँ पे एवापोरेशन का भी प्रोसेस अगर होता है तो एवापोरेशन से KSP पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्लोराइड की कंसंट्रेशन एवापोरेशन से यहाँ पे चेंज नहीं होगी। लेकिन इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर 80 या 60 से अबव टेम्परेचर के ऊपर 80 अबव हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मली सिल्वर सिल्वर क्लोराइड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड इन रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? एक बार मुझे ये बता दें सो आई कैन कंटिन्यू। क्लियर है सब? ठीक, ठीक है। अब इसी रिस्पेक्ट से, अब जो चीजें बताई जा रही हैं इसी रिस्पेक्ट से अगर आपसे कह दिया जाए कि आप सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी कंपोजिशन क्या है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल कि आपने ग्लास ट्यूब बनाई या प्लास्टिक ट्यूब बनाई, उसके अंदर आपने कैलोमल शो किया, मरकरी मौजूद है, मरकरी के साथ यहाँ पे कैलोमल मौजूद है। कैलोमल क्या है? मरकरी, मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl का मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये लिक्विड मरकरी है, मरकरी के साथ इन कांटेक्ट कैलोमल, कैलोमल को
इसी ट्यूब में रखने के लिए यहाँ पर एक ग्लास पूल मौजूद है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये सैचुरेटेड KCl का सोल्यूशन मौजूद है, एंड KCl का सोल्यूशन ही क्लोराइड की कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। इसका जो पोटेंशियल हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड स्टेट के अंदर इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.24। इसकी ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है। और क्लोराइड के साथ अगर हमने यहाँ पे सैचुरेटेड लिख दिया तो हम ये वाला पोटेंशियल भी लिख सकते हैं 0.241। इसकी अंदर भी वही है, सेम सेल नोटेशन है कि मरकरी इन कांटेक्ट है किसके साथ, मर्क्यूरियस क्लोराइड और KCl के साथ। फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, एंड सॉल्ट ब्रिज के बाद हमारा सेकेंड हाफ सेल होगा, ठीक है। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पर आ जाओ। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और नॉन मेटालिक या मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में सबसे पहले इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है। इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड की सिर्फ नर्स इक्वेशन एंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, बाकी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम कंसीडर फिलहाल नहीं कर रहे, ठीक है। सो मेटालिक इलेक्ट्रोड, मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में पहली कंडीशन जो है हमारे पास, मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में पहली कंडीशन हमारे पास है इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड। इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है, एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो कि प्योर मेटल इलेक्ट्रोड है, प्योर मेटल है और अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन में मौजूद है। दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर आयन के सॉल्यूशन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद है जिसके अंदर कॉपर आयंस मौजूद हैं। या फिर हम कह सकते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर आयन के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन कौन से सॉल्यूशन के अंदर, जो कि सॉल्युबल हो। मेटल इलेक्ट्रोड अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन में मौजूद है, अपने ही कैटायनिक सॉल्युबल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। एक डायरेक्ट इक्विलिब्रियम हमारे पास है मेटल और मेटल आयंस का। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कॉपर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम यहाँ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा डिपॉजिट है, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर एंड सिल्वर की हम कंडीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड सिल्वर आयनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर मौजूद हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है, सेम इक्विलिब्रियम हमारे पास रहेगा, सेम इक्वेशन आएगी, बस कॉपर की जगह पे सिल्वर आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर को ही कंसीडर कर लें कि कॉपर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, कॉपर आयनिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है एक्टिविटी ऑफ द कैटायन, एक्टिविटी ऑफ द कॉपर आयन, ठीक है। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, ठीक है, माइनस 0.0592 डिवीजन में एन यहाँ पर क्या है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 है, लॉग ऑफ 1 आवर एक्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर हमारा 1 आवर एक्टिविटी ऑफ कॉपर हम लिख रहे होते हैं, 1 आवर एक्टिविटी ऑफ सिल्वर लिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है आयनिक कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर आयनिक कंसंट्रेशन हाई होगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल से हम मेजर कर सकते हैं, आयनिक कंसंट्रेशन लो होगी तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन आता है, पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ेगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। सेकंड में इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड को अगर हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड है और अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद मेटल इलेक्ट्रोड अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो जो कैटायंस हैं मेटल के वो किसी और इक्विलिब्रियम में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड जो अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, लेकिन वो कैटायंस किसी और इक्विलिब्रियम में किसी एनायन के साथ इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है
इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो मेटल आयन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है एन आयन के ऊपर। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल अगेन मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रही, सिंपल सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड के अंदर इलेक्ट्रोड है सिल्वर इलेक्ट्रोड अगर हम कंसीडर करें, सो इट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड और सिल्वर आयन के अंदर वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सिल्वर आयन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज सिल्वर आयन एक और इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम? के सिल्वर आयन अगर आप कंसीडर करें सिल्वर क्लोराइड, जैसे मैंने केएसपी की बात की थी, केएसपी क्या होती है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सिल्वर क्लोराइड क्या कर रहा होता है? ये अगर आपको पता है सिल्वर क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम जनरेट बिटवीन द सिल्वर आयन एंड silver chloride whenever we dissolve silver chloride in the water। तो सिल्वर आयन की हमारी कुछ कंसंट्रेशन होती है एंड देन हमारे पास क्या है? क्लोराइड आयन। दैट इज सिल्वर आयन क्या कर रहे हैं? डिसोसिएट हो रहा है इनटू द सिल्वर आयन एंड द क्लोराइड आयन। तो अब यहाँ पर सिल्वर आयन भी मौजूद है, सिल्वर क्लोराइड भी मौजूद है और क्लोराइड आयन भी मौजूद है। तो ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही होती है क्लोराइड आयन के ऊपर। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो बेस कर रहा होगा क्लोराइड आयन के ऊपर। अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारा मोर नेगेटिव जाएगा। अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मोर पॉजिटिव आएगा। दैट इज के क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम होगा, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होने से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक्टिविटी लॉग के बिल्कुल साथ में आई है क्लोराइड आयन की। इसकी जो इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है कि सिल्वर क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका ई नॉट 0.222 वोल्ट। अब यही बेसिकली हमने अभी जो कंसीडर किया रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर, तो बेसिकली सेकंड इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड ही होते हैं जो कि हमारे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यही सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है जो कि एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बेस किसके ऊपर कर रहा है? ये एक्टिविटी ऑफ द एन आयन के ऊपर। सेकंड काइंड इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड वो वाहिद इलेक्ट्रोड है जो कि एन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है एज कम अदर बाकी सिल्वर इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड और थर्ड काइंड के अलावा। तो इसकी इक्वेशन हमने अलग से याद करनी है। फर्स्ट काइंड एंड थर्ड काइंड एक जैसे होते हैं, वो दोनों के दोनों मेटल आयन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये वाली इक्वेशन सेकंड काइंड के अंदर लिख देते हैं और सेकंड काइंड के अंदर भी 1 आवर सिल्वर या 1 आवर क्लोराइड कर रहे होते हैं। तो ये मत कीजिए, एन आयन है ऊपर आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड के अंदर, और कैटाइन है तो नीचे आएगा। इस तरीके से याद कर लें या किसी भी तरीके से याद करें, ये बात आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, ठीक है। एनाइन ऊपर होगा लॉक के साथ और कैटाइन लॉक के नीचे। तो अच्छा, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड के अंदर क्या होता है? वहां पर हमारे पास सिंगल इक्विलिब्रियम नहीं होता, बल्कि हमारे पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम, 3 इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं मरकरी की, ठीक है। सो मरकरी इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है एंड मरकरी इलेक्ट्रोड ये यहाँ होगा, ठीक है। मरकरी इलेक्ट्रोड को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड की ही एग्जांपल है बेसिकली। कि मरकरी इलेक्ट्रोड जब हम सॉल्यूशन के अंदर ईडीटीए के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हो, तो मरकरी ईडीटीए का भी एक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है, ठीक है। ईडीटीए के एज अ एनाइन एक्ट कर रहा होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे होते बल्कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है मरकरी ईडीटीए का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल, जो मरकरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मरकरी यकीनन लिक्विड स्टेट के अंदर होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मरकरी इलेक्ट्रोड और अपने सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है जिसके अंदर मरकरी आयंस भी मौजूद हैं और साथ में ईडीटीए भी मौजूद है, और ईडीटीए को
हम नॉर्मली Y4 नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये इसकी सेल नोटेशन है, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, सेल नोटेशन नहीं है, इक्वेशन है, जिसके अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्टिविटी ऑफ एनाइन के ऊपर। एक्टिविटी ऑफ एनाइन है तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो के है, कांस्टेंट के, ठीक है, यहाँ पे ई नॉट नहीं है, यहाँ पे के है, और ये के डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो ये इक्वेशन हमारी नहीं है, ये उसकी, ये के की इक्वेशन है कि के किसके बराबर है, ये इसकी इक्वेशन है हमारे पास, नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड के अंदर हमेशा जो एनाइन है वो आएगा, और एनाइन की एक्टिविटी हमेशा लॉग के साथ आएगी। अब इसी इलेक्ट्रोड के अंदर अगर मरकरी एडीटीए, मरकरी भी मौजूद है, मरकरी आयन भी मौजूद है, और एडीटीए भी मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा कैल्शियम एडीटीए ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड बन जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड के अंदर हमने क्या किया, उसी मरकरी एडीटीए वाले सॉल्यूशन के अंदर हमने कैल्शियम एडीटीए ऐड कर दिया। तो अब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो एनाइन पे डिपेंड, अब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो एनाइन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि दूसरे कैटाइन पे डिपेंड करता है। तो एक मेटल इलेक्ट्रोड अपने ही कैटाइनिक सॉल्यूशन में मौजूद है, वो कैटाइन किसी और एनाइन के साथ इक्विलिब्रियम में है, और वो एनाइन किसी और कैटाइन के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद है। देयर आर 3 इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व। तो ऐसा इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बेस कर रहा होता है किसके ऊपर, एक्टिविटी ऑफ कैटाइन के ऊपर। अगेन देखो कैटाइन है तो कैटाइन हमारे पास नीचे ही आएगा, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है एक्टिविटी ऑफ कैटाइन पर। लेकिन ये एक्टिव कैटाइन जो है वो सेम मेटल का नहीं है जो हमारा इलेक्ट्रोड मटेरियल है। इलेक्ट्रोड मटेरियल मरकरी का है, लेकिन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है कैल्शियम आयन के ऊपर। जब 3 इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो गए तो इलेक्ट्रोड से हम किसी और कैटाइन को, अदर देन द मेटल इलेक्ट्रोड, किसी और कैटाइन की कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड है। अगर सेम मेटल आयन की कंसंट्रेशन हम मालूम कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड में। फर्स्ट काइंड अपने ही मेटल कैटाइन के ऊपर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, सेकंड काइंड एनाइन के ऊपर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, थर्ड काइंड किसी और कैटाइन के ऊपर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड काइंड है, इनके इक्वेशंस हर एक की, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और ये नर्स इक्वेशन आप लोगों को आनी चाहिए। इनकी इक्विलिब्रियम, जो 3 इक्विलिब्रियम यहाँ पर इन्वॉल्व है, 2 इक्विलिब्रियम सेकंड काइंड के अंदर और 1 इक्विलिब्रियम फर्स्ट काइंड के अंदर इन्वॉल्व है, ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तीसरा मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा मेटल ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दैट इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तीसरा इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट मेटल का होता है, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बल्कि सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है हमारे एनालाइट सॉल्यूशन के अंदर एक रेडॉक्स कपल के लिए। अब एनालाइट सॉल्यूशन में जब मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे तो एनालाइट सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दोनों आयंस मौजूद होने चाहिए, दोनों स्पीशीज मौजूद होने चाहिए। हमारे रिड्यूस स्पीशी भी होनी चाहिए और ऑक्सीडाइज भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है सीरियम 3 एंड सीरियम 4 की। अगर रिडक्शन इक्वेशन लिखें हम तो क्या होता है, बेसिकली सीरियम 4 जो है हमारे पास, सीरियम 4 पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कन्वर्ट हो रहा है सीरियम 3 में, ठीक है। और ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.4 समथिंग होता है, ठीक है। ये हम हमेशा चार्ट के जरिए से हम मेंशन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड लिया, प्लैटिनियम एज एन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने इसको एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या है, प्लैटिनियम, और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है, सीरियम 3 और सीरियम 4। तो अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरियम 3 एंड सीरियम 4 के कपल के ऊपर डिपेंड करेगा, रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमेशा रेशियो क्या होता है, रिड्यूस अपन ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है। हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी ऑक्सीडेशन +4 है। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो नीचे आता है,
कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऊपर आता है, रिड्यूस फॉर्म ऊपर आती है, ऑक्सीडाइज फॉर्म नीचे आती है। तो इनका जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का जो रेशो है इसके ऊपर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिपेंड कर रहा है। अगर रिड्यूस फॉर्म ज्यादा है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होगा। ऑक्सीडाइज फॉर्म जैसे जैसे रेशो चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। और ये हम मेजर ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से सेल पोटेंशियल को हम मेजर कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट रिज्वाइन करना पड़ेगा।